तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी अरविंद गोरखिया। एंड आज हम डिस्कस करेंगे मेरी ऑडिट की जो सर्टिफाइड कॉपी आती है समझ उसके बारे में। तो अभी एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम में 30 डेज ही बचे हैं माना जाए तो। एंड हम लोग किस पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हैं जो कि मैंने आपको एग्जामेशन ला सकती है या फिर आपको पास करवा सकती है, उन बातों पे थोड़ा ज्यादा कंसिडर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे पिछले वाले अटेम्प्ट में मार्क्स बहुत कम आए थे। एंड जब मैंने आरटीआई से एनालिसिस किया तो मुझे ये गलतियां पता चली दैट आई वांट टू शेयर विद यू विद क्वेश्चन एंड आंसर की क्या क्वेश्चन पूछ रहा है मैं क्या आंसर लिखना है, राइट। तो स्टार्टिंग विद माय कॉपी, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ओके, शेयर। सो दिस इज एग्जाम पेपर एंड दिस इज माय कॉपी, राइट। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि मैंने लिखा है 6C, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन। तो प्रोफेशनल एथिक्स में क्वेश्चन क्या होता है पता है कि स्टेप मार्किंग होती है। अब सबसे पहली बात आपको प्रोफेशनल एथिक्स में ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप जब आंसर लिख रहे हो ना, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप लास्ट में ग्रेटी बताओगे ना, आपको फर्म को ग्रेटी कभी नहीं बताना है, आपको एक पर्सन को ग्रेटी बताना होता है। कभी कभी क्या होता है ना, प्रश्न पूछ लेते हैं कि इस फर्म में ऐसा ऐसा हो रहा है, और हम लास्ट में आंसर कॉन्क्लूजन में लिखते हैं कि ना इसमें क्या है, फर्म ग्रेटी है। फर्म ग्रेटी कभी नहीं होती दोस्त। प्रोफेशन जो प्रोफेशनल एथिक्स है ना, वो एक चार्टर्ड अकाउंट पे लागू होता है, ना कि एक फर्म पे, राइट। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था 6C पे कि सॉल्यूशन क्लॉज 6 का क्वेश्चन था, ये पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल का। एंड मैंने इसको लिख दिया था। बेसिकली ये था कि आपको मिनिमम फीस वैसे नहीं कर रखी है, तो आप क्या उस पर अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो मैंने पूरा सही लिख दिया था, बट फिर भी इन्होंने मार्क्स काट लिए। मार्क्स काटे का आई डोंट नो, बट जो एक पैटर्न होता है उसी में लिखा है मैंने। मैंने पहले सेक्शन को पूरा डिस्क्राइब किया है कि एज पर क्लॉज 6, क्लॉज आपको मेंटेन पॉइंट आउट करना होता है कि क्लॉज में ये दे रखा है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सी 1949। फिर मैंने पूरा शेड्यूल लिखा, फिर उस केस स्टडी को लास्ट में कंक्लूजन दिया कि हाउएवर hence in the given case Mr. R.W. Chartered Account was shortlisted by Safi Cooperative Bank and emailed them list of branch to audit along with maximum fees, and MSW VW colleague responded to bank. Hence, it is a professional misconduct which minimum fees was not prescribed. Right? अब ये बात देखिए। अब मैं इसको ना पिछली बार मैंने एग्जाम में दिया था, तो मैंने क्या किया था, पूरी फर्म को ही गिल्टी कर दिया था। ये ध्यान रखना है। Hence, partner of Miss MWE and colleagues चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी डीम्ड टू गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर आपने ये सही लिख दिया ना, कंक्लूजन और कॉज, तो आपको 2 नंबर आराम से मिल सकते हैं। सो टू बी अवेयर, आपको क्लॉज सही मेंशन करना है। एंड देन आपको अगर गिल्टी बता रहे हो और नॉन गिल्टी बता रहे हो, तो पर्सन को स्पेसिफाई करना है, ना कि किसी फर्म को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6B, अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। 6B बताता हूँ मैं क्वेश्चन कौन सा था। एज एंगेजमेंट पार्टनर, as the engagement team, you are required to specify the area of WR should cover the following interim financial information। तो ये 2410 का ऐसे ही 2410 SRE 2410 का डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया था, कुछ नहीं करना था, मैं रट के गया था। और मुझे जितने मुझे पॉइंट्स थे, जितने मैंने लिख दिए। फर्स्ट की है ना, देखो ऑडिटर की क्या मैनेजमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये आपको WR ऑप्टेन करना था इसके रिगार्डिंग। तो डब्ल्यू आर, अगर मैनेजमेंट अपना WR दे रहा है, तो आप उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है WR में, कि वो फाइनेंशियल शेड्यूल प्रिपेयर करेगा, इंटरनल कंट्रोल लगाएगा। तो इसको पता है कि फ्रॉड वगैरह हुआ है, तो सबको बता देगा कि अपने की उस फ्रॉड पे उनका क्या असेसमेंट है, उन्होंने कोई रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई की है कि नहीं की है। बस 5-6 पॉइंट लिख दिए थे, तो मैंने लिख दिए सारे 5-6 पॉइंट, राइट। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, दे एक्नॉलेज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
डी ऑफ आईसी, फिर मैंने 3-4 पॉइंट और लिख दिए, और मुझे इन्होंने चार पांच क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर दे दिए। अब आते हैं 6A पे। 6A, हम बोलते हैं कि मॉक टेस्ट का क्या फायदा होता है। तो मैं मॉक टेस्ट का फायदा ये बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन था ऐसे 265 का था, एंड कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी बताना था मुझे। तो ये क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट मॉक टेस्ट में आया था। अब मॉक टेस्ट किसके मॉक टेस्ट में आया था, मैंने कोई पेड मॉक टेस्ट ली थी, तो वहां से ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन मुझे जब मैंने मॉक टेस्ट में लिखा था तो मुझे 1 नंबर मिला था, तो मैंने उसको वापस सही किया, तो इस बार मुझे पूरे 4 नंबर मिला। 4 नंबर मिला, क्यों? कि मुझे पता था कि लिखना क्या होता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग आप ये कर सकते हो कि जो भी आप टीचर के नोट्स यूज करते हो उनको, अगर मान लो आप वो 300 पेज का है और 300 बार पेज को 5 बार घोट लो, उससे क्या रहता है ना, आपको माइंड में चलता रहता है, उसके बाद मॉक टेस्ट दे दो। तो ये मैंने किया था ऐसे 265, कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, डू टू चार्जेस गवर्नेंस। कुछ नहीं करना था कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बतानी थी, तो उसको बताना था कि भाई मेरा काम ऑडिट करने का है, मैंने तो बस कंट्रोल चेक कर रहा था भाई साहब, और मुझे ये डेफिशिएंसी मिल गई और मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई रेमेडियल एक्शन बता रहा हूँ वो आप लिख दो। बस 4 पॉइंट लिखने थे और 4 पॉइंट लिखे तो मुझे 4 नंबर मिल गए थे। चलिए, अब आते हैं फर्स्ट सी कारो। फर्स्ट के क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए कारो में जो मुझे लगा कि हम लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि उस क्लॉज में क्या पूछ सकते हैं। और मैं बताऊं, आईसीएस जो है ना हर बार क्या करता है कि कारो वाले क्लॉज तो हर बार डालता ही है। तो आपको क्या करना चाहिए कि कारो का थ्रू अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए कि ये क्लॉज कहाँ लग सकता है, कि ये क्लॉज कहाँ लग सकता है। तो जो क्लॉज नंबर 21 है मुझे आता था, बट एग्जाम में क्या हुआ, मैंने सही भी लिख दिया, बट मुझे ये ध्यान रखना चाहिए था कि सीएफएस पे, जब सीएफएस बनता है तो क्लॉज, तो क्लॉज 1 से लगा के 20 तक कोई अप्लाई नहीं होता, बट क्लॉज नंबर 21 में आपको ये अप्लाई होता है कि कोई भी अपनी पेरेंट्स, सब्सिडरी, या फिर कोई अदर कंपनी जो कंसोलिडेशन का पार्ट बन रही है उसके ऊपर कोई रिमार्क बना है कोई क्लॉज में, तो वो आपको लिखना होता है। तो मुझे लगा कि अब सीएफएस बना रहा हूँ तो पेरेंट कंपनी ने तो अपने आप डाल दिया होगा मेन पॉइंट में, और सब्सिडरी का डालना है। तो मेरा वहां पे लैग हो गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि इसका मेन एप्लीबिलिटी क्या है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। देखिए, इस पे ना जॉइंटली कंट्रोल्ड है, होली ओन सब्सिडी का है ना, थर्ड 15 में रिमार्क बना है। फिर जॉइंट कंट्रोल एंटिटी है, उसने डिफॉल्ट किया है तो उसका क्लॉज 3 में रिपोर्टिंग हुआ है। और इसका एजी इंडस्ट्री का खुद का जो पेरेंट है, मतलब पेरेंट खुद है, उसके क्लॉज में भी रिपोर्टिंग करनी है। बट मैंने इन दो को ही रिपोर्ट किया, क्यों? क्योंकि मुझे पूरा आइडिया पता ही नहीं था, और इस कारण मेरे मार्क्स कटे। सो आपको पता होना चाहिए, अगर आप क्लॉज चारों पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ के जाओ। एंड कारो विजिट बहुत इजी, हर बार 5 नंबर का या 8 नंबर क्वेश्चन आता है। एंड इस बार आई थिंक September 25 में 8 नंबर कारो से पूछ लिया है। तो इसमें मुझे थोड़े कम मार्क्स मिले कि 1 नंबर मिला है कि मैंने पूरे मेन पॉइंट लिखे नहीं थे। फिर आते हैं फर्स्ट बी पे, नेटवर्किंग गाइडलाइंस। नेटवर्किंग गाइडलाइंस कोई नहीं पढ़ता, बट उसमें वो बहुत इजी है। नेटवर्किंग गाइडलाइंस 4 तरह के फॉर्म होते हैं, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी। एंड आपको एक लिमिट याद रखनी है, 3 महीने और 30 डेज, 3 मंथ और 30 डेज। तो मैंने वही लिखा था और मुझे मार्क्स मिल गए। बस मैं एक पॉइंट लिखना भूल गया था कि मुझे लगा कि कभी कभी क्या होता है ना, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है ना, एक चीज आपको माइंड में रखनी चाहिए कि आप क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद उसको वापस चेक कर लो कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये मॉक टेस्ट से स्टार्ट करेंगे ना तो आगे जाके गलती नहीं होगी। ये गलती मैंने यहाँ पे की कि मैंने आंसर लिखता गया, बट मुझे ये पता नहीं था कि और भी कुछ लिखना है। अब मैंने इसका फर्स्ट वीक का लो पार्ट थे, मैंने फर्स्ट वीक का फर्स्ट पार्ट आंसर दे दिया बट सेकंड पार्ट नहीं दिया, तो मार्क्स कट गए। तो इसमें मुझे 2 नंबर मिले, राइट।
एंड मैंने सब कुछ सही लिखा है, बट मैं एक पार्ट मैंने नहीं लिख पाया, जो कि था फॉरेन एंटिटी का, कि कोई फॉरेन एंटिटी है जो इंडिया में रेगुलेट करना चाहती है, बट वो कहीं आउटसाइड द इंडिया रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म लगता है? फॉर्म सी लगता है, और मुझे पता भी था, बट जल्दी जल्दी में लिखना भूल गया, तो मार्क्स कट गए। अब आता है फर्स्ट पेज, एसक्यूसी वन। सबको लगता है कि आईसीआई जो है बहुत ही पार्शलिटी करता है, आईसीआई ढंग से चेकिंग नहीं करता है, बट आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, जब आप इसका सजेशन आंसर देखोगे, आईसीआई ने तीन तरीके से आंसर लिखा है। क्यों? क्योंकि इस पे तीन तीन इंफ्लुएंस बनते थे। अब मैंने इसको सॉल्व किया, तो मुझे लगा कि ये प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुझे लगा कि इस पे क्लॉज 8 और 9 एप्लीकेबल होना चाहिए, तो मैंने उसके हिसाब से आंसर दिया। अब कई लोगों ने इसको एसक्यूसी वन के हिसाब से आंसर दिया, राइट? तो मार्क्स दोनों को मिले, जिसने एसक्यूसी वन के हिसाब से भी आंसर दिया और जिसने प्रोफेशनल एथिक्स के भी हिसाब से भी आंसर दिया, राइट? तो आप देखोगे कि मैंने इसका आंसर दिया है EQCR का एज पर एसक्यूसी वन। पहले मुझे बताना था कि क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं, ये मैंने प्रोसीजर कर दिए कि EQS को ये प्रोसीजर परफॉर्म करने होता है, तो ये ठीक है। उसके बाद मैंने क्लॉज लिखना स्टार्ट कर दिया भैया कि एज पर प्रोफेशनल ये क्लॉज 8 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, फिर एक क्लॉज और था क्लॉज 9 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, और ऐसे करते करते मैं उन्होंने आंसर दे दिया, और मुझे 3 नंबर मिल गए। एसक्यूसी वन वाले क्वेश्चन में थोड़े मार्क्स कम मिलते हैं, बिकॉज आपको उसकी पूरी भाषा आपको याद नहीं होती, पूरे वर्डिंग याद नहीं होती। तो हो सकता है कि आपको 5 में से 3, 5 में से 4 मिल जाए। 5 में से 5 तो मिलना बहुत ही मुश्किल है, एज पर आई थिंकिंग कि 5 में से 5 या तो प्रैक्टिकली मिलते हैं, या फिर आपको पूरा ही क्वेश्चन याद हो। तो प्रोफेशनल में आगे भैया, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर क्या है, आपको पूरा पता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर क्या है, और आपने जवाब दे दिया, तो आपको वहां से 5 में से 5 मिल सकते हैं, राइट? अब आते हैं सेकंड सेकंड। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे 250 का कुछ नहीं था। ऐसे 250 में दो लॉगरिथम होते हैं, दो जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जिनका नॉन डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था, बट मैंने इसका आंसर लिख दिया था कि फायर एनओसी नहीं मिलती, तो कुछ क्या करना है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। तो उसमें मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी थी, बट वो मैं उसको थोड़ा मिस कर गया, तो इस कारण मुझे यहाँ पे 2 ही मार्क्स मिले। बट अगर कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे जो लोगों को ऐसे याद नहीं होते, तो मैंने भी 5 बार ऐसे पढ़े थे, और कभी कभी हो जाता है एग्जाम में मिक्स, कि आपको पॉइंट लिखना कुछ और था, आपने लिख कुछ और दिया। तो उसमें यही हुआ कि मैंने स्टार्टिंग तो यही सही से की थी, बट मैं मेन पॉइंट लिखना भूल गया कि अगर आपको कोई क्वालिफिकेशन लगती है कि आपने कोई नौकला किया है, आपने नॉन कॉम्प्लाइंस किया है, तो उसको आपको ओपिनियन भी डिफरेंस पड़ता है, वो मैं लिखना भूल गया। अगर ओपिनियन का क्वेश्चन है, जिसपे ऑडिटर का ओपिनियन इफेक्ट हो रहा है, तो आपको पॉइंट लिखना है, तो हाईएस्ट मार्क्स वही मिल सकते हैं जहाँ आपकी ओपिनियन इफेक्ट हो रही है, राइट? तो इस क्वेश्चन में ऑडिटर की ओपिनियन इफेक्ट हो रही थी, और मैंने वो लिखा नहीं, तो मुझे 3 नंबर कट गए मेरे, नहीं तो मुझे 4 नंबर मिल जाते थे। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑडिट का। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था कि कंप्लायंस ऑडिट क्या होती है, इसके पर्सपेक्टिव क्या है। तो मैंने इसका सेकंड सी का 3 नंबर मिले मुझे। एक पॉइंट लिखना रह गया था मेरा कि ये किस किस रिलेटेड होती है, तो मुझे इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, इन रिलेशन टू अदर ऑडिट होती है, वो लिखना भूल गया था, बाकी मुझे सारे पॉइंट मिल गए। अगला क्वेश्चन था, यही मॉक टेस्ट में पढ़ रखा था मैंने, तो मुझे आता था कि इस पर से लिखना है। मॉक टेस्ट में इसको अलग तरीके से पूछा था, बट आंसर सेम था, तो मैंने इसको डायरेक्ट यही लिख दिया था, एंड मुझे मार्क्स भी मिल गए, राइट? मूविंग टू नेक्स्ट, थर्ड बी। ये भी आईसीआई का करेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे 540 का है कि जब भी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है, तो आपको क्या रेस्पॉन्स रहते हैं? तो कुछ नहीं करना था। 4 पॉइंट थे मुझे याद है स्टडी मैट में, और 4 में से 3 पॉइंट मैंने लिख दिए थे। ये मुझे रट्टा मार के गया था, मुझे याद था कि मैंने कब रट्टा मारा है, क्योंकि मुझे 4 दिन की छुट्टी मिली थी, तो मुझे इतना टाइम मिल गया था कि मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है। वो
माइंड में सेट हो जाता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं किया था, जो रट्टा मार रखा था वो सेम टू सेम, कि मैनेजमेंट ने अलग अलग अल्टरनेटिव एजम्पशन लिए कि नहीं, और रिजेक्ट क्यों नहीं, उनको रिजेक्ट क्यों किया, ये ऐसी बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन क्यों है, रीजनेबल एजम्पशन लिए हैं कि नहीं किए हैं। एंड बस इतना लिखना था। और देखो, आपको ज्यादा नहीं लिखना होता है, मैंने अभी 4 पॉइंट, 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखे हैं, जिसमें से 4 पॉइंट सही है, उसके 4 पॉइंट के नंबर दे दिए, एक पॉइंट मुझे पता है फर्जी है, बट 5 पॉइंट का आंसर था, 4 पॉइंट लिख दिए, 4 नंबर मिल गए। तो आप कोई आंसर को इलेबोरेट मत कीजिए, जितना टू द पॉइंट लिखिए तो आपको मार्क्स अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। अब आते हैं थर्ड ए पे। थर्ड ए ओ एम पैरा का है। तो इससे मैंने एक गलती की है। अदर मेटर पैरा का में आपको एक ऐसे 706 भी 6 भी आपको रेफरेंस देना होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप ऐसे का रेफरेंस जरूर दीजिए। ऐसे अगर का रेफरेंस दोगे तो आपको एक मार्क्स तो अल्टीमेट मिल जाएगा। यहाँ मैंने ऐसे 600 लिखा है, बट ऐसे 706 भूल गया, तो एक मार्क्स यहाँ कट गया। तो मुझे थर्ड ए में सिर्फ 3 नंबर मिले। अगर ऐसे लिख दिया था प्रॉपर तो मुझे प्रॉपर मार्क्स मिल सकते थे, पूरे 5 में से 5। और कुछ लिखना ही नहीं था कि ऐसे 6 विषयों में डिवाइडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस इन सीएफएस में ये इतनी जो सब्सिडरी पार्ट बनती है सीएफएस का, इनकी ऑडिट किसी दूसरे ने की है। बस ये लिखना था। और उसको एक कि ये जो सब्सिडरीज है, इनका टोटल एसेट्स टू द टोटल एसेट इतनी है, टोटल रेवेन्यू इतना है। तो मैंने इनको बाइफरकेट भी दिया है कि इनकी टोटल एसेट इतनी है, टोटल रेवेन्यू इतना है, नेट कैश फ्लो इनका एक है। और इन रेस्पेक्ट ऑफ पी लिमिटेड, और इनका जो क्यून लिमिटेड है, इसका फॉरेन गैप में फाइनेंशियल मैंने तो कन्वर्जन हमने कर दिया है इनका, और ऑडिट भी हो चुका है। बस इतना पॉइंट लिखना था। एंड चार 5 में से 3 नंबर मिल गए मुझे, ठीक है। अब ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है, जो आगे आने वाला क्वेश्चन है, फोर्थ पे। अब आई से कभी कभी क्या होता है ना, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लेता है। इससे भी पूछ लिया था कि गाइड सीएटी इन डिसाइडिंग वे टू गिव लाइक फॉर सिक्योर्ड पोर्शन। अब इसका आंसर ना स्टडी मेट में है, ना आई से ने कहीं देगा। एंड ये वो ये क्वेश्चन है बैंक ऑडिट का। इसमें होता है रिस्ट्रक्चरिंग होती है कभी कभी। रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, मैं कई बार ना इंटरेस्ट दे ही नहीं पाता, बैंक रिकमेंड कर नहीं पाता, तो मैं बैंक के पास जाता हूँ कि बैंक बैंक ऐसा काम करो कि मेरी एक बार ना लोन रिस्ट्रक्चर कर दो। तो इसके लिए क्या गाइडेंस रहती है, ये क्वेश्चन था। और अगर रजिस्टर किया है तो क्या एडिशनल प्रोविजन लगेगी, दूसरा ये क्वेश्चन था। और लगेगी तो या बैंक की रेट से लगेगी या आईआरएससी की रेट से कम लगेगी, ये पूरा क्वेश्चन था। तो सेकंड वाले पॉइंट में ये किसी को भी नहीं पता था कि एमओसी किस रेट में देना होगा। बाकी फर्स्ट पॉइंट में मुझे पूरे नंबर मिले। एक नंबर मिला है क्योंकि वो रेट मुझे पता नहीं थी। अब आते हैं फोर्थ बी। लोग बोलते हैं कि आईटी ऑडिट चैप्टर छोड़ देना चाहिए, मैं बोलता हूँ करके जाओ, इससे इजी चैप्टर कुछ नहीं आता। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी होता है कि कोई रिमोट पोर्शन में से क्वेश्चन पूछ ले, बट आईटी ऑडिट इज वेरी इजी टॉपिक। आप बस 4 5 पॉइंट याद कर लो कि इस क्वेश्चन इस टॉपिक में ये 4 5 मेन पॉइंट है, और उसके हिसाब से आंसर लिख दो। मैंने भी ऐसा ही किया है। रिमोट ऑडिट में की पॉइंट क्या क्या होते हैं वो बताने थे, और मैं कॉन्फिडेंशियलिटी सिक्योरिटी डेटा प्रोटेक्शन थे, तो मुझे 4 5 पॉइंट पूरे याद थे, तो मैंने लिख दिए एंड मार्क्स मिल गए। फोर्थ सी आता है, ये अपना प्रिंसिपल सी है, बीआरएसआर रिपोर्टिंग का। तो ये थोड़ा चैप्टर ना ट्रिकी है बीआरएसआर वाला। आपको लगता है कि 9 पॉइंट ही है, याद कर लेंगे, बट मेरे साथ हर बार होता है कि मैं भूल जाता हूँ पॉइंट बीआरएसआर पे। तो इन चैप्टर के लिए क्या करो कि आप प्रोविजन क्रिएट कर दो कि भाई ये चैप्टर मुझे नहीं आते। फिर आते हैं अपने एमसीक्यूज पे, क्योंकि मेरी कॉपी पूरी हो चुकी है, ये मेरा मार्किंग पैटर्न है। एमसीक्यूज को कैसे टैकल करना है, अभी के 30 डेज में आपने एक बार रिविजन तो कर लिया होगा, आई एम श्योर। अभी आप ये कर सकते हो कि आप आईसीए के जितने भी स्टडी में पोर्टल पे जितने भी एमसीक्यू वाली बुकलेट अपलोड कर रही है आईसीए में, वो उसको सॉल्व कर लो। आरटीपी एमटीपी के जितने भी एमसीक्यू वो सॉल्व कर लो। हो सकते हैं वो गलत हो सकते हैं, कोई बात नहीं।
आपको पता तो लगेगा कि एमसीक्यू कैसे आ रहे हैं। इफ आई रिमेम्बर, मैंने सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर करे हैं, और उसका फायदा भी मिला है। मैंने एफआर में एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, मुझे 14 नंबर मिले, और मुझे यहाँ पे मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए थे तो मुझे आई थिंक 20 मार्क्स मिले। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। एमसीक्यू इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। फिर आपकी किस्मत है कि आपको एग्जाम में कितना याद होता है। अगर यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो एग्जाम में आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। इन लास्ट टाइम मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो मुझे भुगतना पड़ा। इस बार मैंने प्रैक्टिस की तो मैं पास हो गया, मैं सीए बन गया। तो आपको डिसाइड करना है कि 30 डेज में मुझे कैसे प्लान करना है तो मैं आराम से पास हो जाऊं। एंड ट्रस्ट मी, 30 दिन अगर अच्छे से पढ़ लिया आपने, अगर आपका ए ग्रुप है, तो आई एम श्योर कि आप आराम से सीए बन जाओगे। एंड जिस हिसाब से सीए बन रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी आपको सीए बनने में। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम। अगले वीडियो में एफआर की स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको। तो फॉर दैट प्लीज स्टे कनेक्टेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करना आपका काम है। तो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो।